हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमको देखो दो टर्म्स देखने को मिलती है। एक तो है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी हमारे पास में जो टर्म देखने को मिलती है वो है केमिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या कि हम जो स्टडी करेंगे वो हम किस किस के बीच में करते हैं? जो हमारी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में हम जो स्टडी है, इनके बीच की जो रिलेशन की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और इसको जो चेंज करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। फिर यदि हम बात करें किसके बीच में, हम यदि केमिकल एनर्जी को हम चेंज किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। और इसको एक नाम और कहा जाता है, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। इसी को एक नाम और भी कहा जाता है कि वोल्टेज सेल के बारे में पूछा जाए तो वो भी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इसका मतलब इन तीनों की डेफिनेशन क्या होगी? इन तीनों की डेफिनेशन ये कि केमिकल एनर्जी को चेंज करना किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, वो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, या फिर इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल कहते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे, जो चर्चा कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमें चर्चा करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम जब चर्चा करें तो इनमें हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है डैनियल सेल का। किसकी बात करेंगे? डैनियल सेल की बात करते हैं। देखो, सेल होते हैं, सेल में हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड आएंगे। एक तो आता है एनोड, दूसरा हमारे पास में आता है कैथोड। ठीक है। तो हम जो पहले जो चर्चा करें वो चर्चा किसकी करें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, विद्युत रासायनिक सेल की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। जिसको गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब देखो, इसका जो एग्जाम्पल की हमने बात की थी वो कौन था? डैनियल सेल। ठीक है। अब इस डैनियल सेल में हम बात करें कि जो इसके इलेक्ट्रोड में एनोड होता है, वो एनोड किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड बना होता है किसका? कॉपर का बना होता है। किसका बना है? कॉपर का। देखो, एनोड जनरली पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन हम डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल के अंदर एनोड तो होता है नेगेटिव, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो, हम इसका यहाँ पे सेल बना लेते हैं। हमने लेफ्ट साइड में तो बना दिया एनोड, और हमने यहाँ पे लगा दिया एक इलेक्ट्रोड। ठीक है। इधर हमने राइट साइड में हमने बना दिया कैथोड। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने लगा दिया इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास किसके द्वारा बना है? ये किसका बना है? जिंक का एनोड। और ये कैथोड किसका बना है? तो कैथोड बना है कॉपर का। किसका बना है? कॉपर का।
ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसी के इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अपकट्टे में क्या कर दिया जाता है, इसको डाल दिया जाता है। तो हमने इसको किस में डाल दिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट में। इसी टाइप से कॉपर को हमने किस में डाल दिया, हमने कॉपर को डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यह जिंक है, ये काम किसके रूप में करेगा, ये एनोड के रूप में काम करता है। ये कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। और यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर किसके रूप में काम करता है, कैथोड के रूप में काम करता है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया। ठीक है। अब देखो कि जब भी धारा प्रवाहित होती है तो धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, या तो आयंस की वजह से प्रवाहित होती है या किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित होती है। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे यदि हम कोई सेल है तो सेल से जब धारा प्रवाहित करनी है तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमको बंद परिपथ की रिक्वायरमेंट होती है। और जब बंद परिपथ होगा तब भी वहां पे क्या होती है, धारा प्रवाहित होगी। तो हमको यहाँ पे जो ये परिपथ है, ये परिपथ पूरा नहीं है। ठीक है। और इस परिपथ को हमको जोड़ना है, पूरा तैयार करना है। तो इनको क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। और ये जोड़ने का जो काम करता है वो काम कौन करेगा, वो करता है लवण सेतु। कौन करेगा, लवण सेतु करता है, साल्ट ब्रिज करता है। ठीक है। और ये लवण सेतु के रूप में हम किसका काम में लेते हैं, हम लेते हैं KCl को। किसको लेते हैं, KCl को। तो इसका पहला काम क्या हो गया, पहला काम है परिपथ को पूरा जो तैयार करने का काम करता है वो कौन करता है, लवण सेतु। कंप्लीट जो सर्किट बनाता है वो कौन बनाता है, साल्ट ब्रिज बनाता है। फिर देखो हमारे पास में ये जिंक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एनोड है, एनोड पे कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखना एनोड पे क्रिया होती है ऑक्सीडेशन की। कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। और ये चेंज किस में हो जाता है, जिंक +2 में। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए जिंक से। और ये इलेक्ट्रॉन किधर से, एनोड से गति करते हुए कहाँ पे चले जाते हैं, ये कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पे आ गए, कैथोड पे। अब देखो कैथोड पे क्या है, कैथोड पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर +2 SO4 है, -2 का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा कॉपर +2। कौन लिया, कॉपर +2। तो कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है, कि कैथोड पे कॉपर +2 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चेंज किस में होगा, कॉपर में। किस में हो गया, कॉपर में। यह सॉलिड आ गया। इसी टाइप से यहाँ पे जिंक क्या आ गया, सॉलिड आ गया। अब देखो कॉपर +2 से कौन सी अवस्था में जा रहा है, 0 में। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। और जब ऑक्सीकरण अंक में कमी है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। फिर देखो हम बात करते हैं एनोड की। एनोड में जिंक यहाँ पे क्या है, 0। और जिंक यहाँ से जिंक +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो इसको यहाँ पे इस आदि रिएक्शन है, इसको हम बोल सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अर्ध सेल ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये भी हाफ सेल है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो इन दोनों अभिक्रिया को मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन तैयार हो जाती है। ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड में, इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है। तो हमारे पास में आप देखो जो लेफ्ट साइड में उनको इधर रख दो, जिंक सॉलिड में। अब बाकी इधर कौन बच गया, कॉपर +2। ठीक है। ये किस में है, ये कॉपर +2 है एक्वस में, जलीय में। और ये किस में चेंज हो रहा है, तो जिंक यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, यहाँ पे राइट साइड में कौन है, +2। और ये किस में है, एक्वस में, जलीय में। ठीक है। इसी टाइप से कॉपर +2 चेंज किस में हो गया, कॉपर में। और वो कौन सी अवस्था है, सॉलिड अवस्था। कौन सी होगी, सॉलिड अवस्था। तो हमारे पास में ऐसी क्या होगी, ये सेल रिएक्शन है तैयार हो जाती है। ठीक है, पूरी कंप्लीटली। अब देखो
हम इसका जब रिप्रेजेंटेशन की बात करें, निरूपण की हम बात करें, तो इसका हम निरूपण कैसे करेंगे कि एनोड को तो हमने लिख दिया बाएं साइड में, ठीक है, और कैथोड को हमने लिख दिया ऐसे राइट साइड में, दाएं साइड में, ठीक है। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक है, ये चेंज हो रहा है जिंक +2 में। किसमें चेंज हो रहा है? जिंक +2 में। इसका मतलब हमने एक एरो यूज किया, एक एरो का मतलब जिंक की चेंज किस में हो रहा है? जिंक +2 में। इसी टाइप से देखो कॉपर +2 है, ये चेंज किस में हो रहा है? कॉपर में। किस में चेंज हो गया? कॉपर में। अरे इन दोनों के बीच में ऐसे हम डबल एरो लगा देते हैं, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा रिप्रेजेंट लवण सेतु। किसको कर रहा है? लवण सेतु को। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात और कि हम जब जिंक की हम बात करें कि जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही टूटता रहेगा और जब टूटता रहेगा तो जिंक की यहाँ पे इसकी साइज क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है जिंक +2 बढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए किधर? कॉपर की तरफ गए। फिर से जिंक टूटा, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में फिर से किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई? जिंक की। फिर से हम जिंक टूटा तो फिर से क्या बन गया? जिंक +2 बना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे किसके ऊपर? +2 जाएगा, कॉपर +2 चेंज किस में आ रहा है? कॉपर में। और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है? सल्फेट की बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? इस सॉल्यूशन को हमको न्यूट्रल करना है, उदासीन करना है। तो यहाँ पे उदासीन करने का काम कौन करता है? तो लवण सेतु करेगा। कौन करेगा? लवण सेतु। ये लवण सेतु के अंदर क्या होगा? K+ Cl- 2 आयन है। ये K+ तो जाएगा किसके पास में? इस सल्फेट के पास में। और यहाँ पे क्या बना लेगा? K2SO4 बना लिया। क्या बना लिया? K2SO4 पॉजिटिव के, और ये सल्फेट के साथ में हमको 2 K+ की नीड होगी, और ये तो चेंज किस में होगा? K2SO4 में। ऐसे मतलब जो सारे के सारे जो नेगेटिव है उसको क्या करेगा? ये K2SO4 में चेंज कर देगा। इसी टाइप से ये Cl किधर की तरफ जाएगा? ये इस जिंक की तरफ जाएगा, और इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? ZnCl2। क्या बना लिया इसने? ZnCl2। इसका मतलब यदि लवण सेतु का दूसरा काम यदि और पूछा जाए तो इसका दूसरा काम क्या है कि जो हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसको न्यूट्रल मतलब उदासीन बनाने का जो काम करता है, वो काम भी कौन करता है? लवण सेतु। कौन करेगा? लवण सेतु। पहला हमने काम बात की कि पूरा परिपथ जो तैयार करने का काम करता है, वो काम भी कौन करता है? लवण सेतु करता है। यहाँ तक हमने जो बात की थी वो बात किसकी की? डैनियल सेल की हमने बात की थी। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हम बात करें तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल भी रहे हैं और इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं? गेन भी कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उस विभव को हम कहते हैं, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोडों द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। इसको हम दो भागों में लेके चलते हैं। एक तो हमारे पास में कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव, और ऑक्सीकरण विभव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें? निकाल रहे हैं। दूसरा हम जो बात करेंगे अपचयन विभव की, रिडक्शन पोटेंशियल की, ये कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी आधार पे हम जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो किसकी बात करें? सेल पोटेंशियल की हम बात करते हैं, सेल विभव की हम बात करें, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ई सेल मतलब सेल विभव इक्वल में ई रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो गया कि अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे। ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें किसकी, हम बात करें यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव की, किसकी बात करें, मानक इलेक्ट्रोड विभव की, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या करना है, आपको जो प्रेशर है उस प्रेशर को तो रखना है 1 एटीएम। कितना रखना है, 1 एटीएम। और हम जो बात करते हैं कंसंट्रेशन की, सांद्रता की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो कितना रखना है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपको रखना है 1 मोल प्रति लीटर। कितना रखना है, 1 मोल प्रति लीटर। तो इस स्थिति के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब देखो इसी के अंदर हम इसको भी 2 भागों में लेके चलते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव और एक दूसरा कौन सा है, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा हमारे पास में एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल, 2 गए। फिर हम यदि हम बात करें किसकी, हम यदि बात करें किसकी, मानक सेल विभव की बात करें, किसकी बात करें, मानक सेल विभव की बात करें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर है हमारे पास भी कि मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मानक सेल विभव। क्या कहेंगे, मानक सेल विभव। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए नॉट सेल, ए नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड सेल विभव, इक्वल ए नॉट रिडक्शन, ए नॉट रिडक्शन जिसको हम रेड लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, मतलब अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, माइनस ए नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब क्या गया, मानक ऑक्सीकरण विभव। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। इंपॉर्टेंट है कि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो हम जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात क्या कर रहे हैं, वो करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब जो हाइड्रोजन है इसको हम किसके रूप में लेके चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड के रूप में लेके चल रहे हैं। और जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम मानक की बात करते हैं, तो एक बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन है ये एनोड के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं, इसको हम किसके रूप में, कैथोड के रूप में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव की बात आती है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना लेके चलते हैं, तो हमेशा याद रखना 0 लेते हैं। कितना लेंगे, 0। तो हम जो नेक्स्ट जो बात करें वो हम किसकी बात करें हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लिखते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या, हमने यहाँ पे इसको, यदि हमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमको रिक्वायरमेंट होती है प्लेटिनम के तार की। हमने प्लेटिनम का तार लिया, ठीक है, और इस प्लेटिनम के तार को हमने ऐसे ऐसे कवरिंग कर दिया, ऐसे हमने कवरिंग कर दिया। ठीक है। ये वायर किसका हो गया, ये वायर हो गया हमारे पास में प्लेटिनम का। किसका है, प्लेटिनम का। और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, इसके अंदर हमने भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने क्या भरा है, HCl भरा। क्या बना है, HCl। और इस HCl की हमने जो कंसंट्रेशन ली है इलेक्ट्रोलाइट की, वो ली है हमने 1 मोल प्रति लीटर। कितना रखा है, 1 मोल प्रति लीटर रखा है, क्योंकि हम किसको बना रहे हैं, हम मानक बना रहे हैं, मानक हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो इसको हम H2 गैस को इधर से प्रवाहित करेंगे, ठीक
ठीक है। और जैसे हम प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, ये प्लेटिनम के द्वारा क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाएगी। क्या होगी, अधिशोषित होगी। अब जैसे ये अधिशोषित होगी तो ये किसके रूप में काम करेगा, ये हमारे पास में काम करेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में। अब देखो हम जब बात करें, मैंने आपको पहले भी बात की कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, इसके पोटेंशियल विभव के बारे में पूछा जाए तो याद रखना इसका विभव कितना लेके चलना, आपको 0 लेके चलना है हमेशा। ठीक है। अब हम दोनों कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोजन किसके रूप में काम करे, जब हम हाइड्रोजन को एनोड के रूप में काम करें, तो जब ये एनोड के रूप में काम करता है तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट किस में हो जाता है, 2H पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट हो गया, 2H पॉजिटिव में। तो ये यहाँ पे देखो ये 0 से चला किस में गया, प्लस में गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जब हम यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को किसके रूप में काम कर रहे हैं, हाँ, यदि हम हाइड्रोजन को किसके रूप में, कैथोड के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके चेंज किस में हो जाता है, H2 गैस में। किस में चेंज हो गया, H2 गैस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनोड के रूप में, यहाँ पे किसके रूप में काम कर रही है, कैथोड के रूप में काम कर रहा है। अब देखो हम दोनों कंडीशन को हम लेके चलेंगे। जब हाइड्रोजन किसके रूप में काम करे, पहले हम बात करें किसकी, जब हाइड्रोजन हम बात करें एनोड के रूप में। किसके रूप में, एनोड के रूप में। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या बना देते हैं, एनोड बना लेते हैं। ये प्लेटिनम का तार, इसको हमने किया कवरिंग। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने ले लिया HCl। इधर से हमने H2 गैस प्रवाहित की, और जैसे H2 गैस प्रवाहित करते हैं ये कहाँ पे आके जमा हो गया, H2 गैस किसके द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा अधिशोषित होगी। फिर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दूसरा जो बना लिया कैथोड, ये कैथोड हमने बना लिया कॉपर का। किसका बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। और इसको हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर की सहायता से। ठीक है। और इसको हम जोड़ते हैं किसके द्वारा, हमने जोड़ दिया इसको लवण सेतु के द्वारा, साल्ट ब्रिज के द्वारा। अब देखो हमने पहले बात जो करेंगे वो किसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन किसके रूप में काम कर रहा है, एनोड के रूप में काम करे। और जब एनोड के रूप में काम कर रहा है इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है। हम पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो एनोड पे कर रहे हैं। ठीक है। अब एनोड पे H2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में चेंज हो गया, H पॉजिटिव में। ठीक है। उसी हिसाब से हम बात करें किसकी, कैथोड की बात करें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ से निकल के किसके पास चले गए, कॉपर +2 के पास में। और कॉपर +2 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चेंज किस में हो गया, कॉपर सॉलिड में। किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में। अब देखो हम यदि इसकी बात करें, हम इसको मानक सेल के रूप में लिखें तो E नॉट सेल, ठीक है, इक्वल में A नॉट रिडक्शन माइनस में A नॉट ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। ये हमने पहले चर्चा की थी। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका है, रिडक्शन है हमारे पास में कैथोड पे किसका, कॉपर का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A नॉट कॉपर +2 चेंज किस में हो रहा है, कॉपर में, लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो माइनस A नॉट, अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एनोड पे हो रहा है किसका, H2 का। तो यहाँ पे H2 चेंज किस में हो रहा है, 2H पॉजिटिव में। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखो हमने पहले भी हमने बात की थी, मैंने क्या कहा था कि जब हाइड्रोजन का यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करें यदि वहाँ पे, तो वो कितना है, 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है। अब जैसे 0 आ गए तो हमने देखो हमारे पास में क्या बन गया, A नॉट सेल, मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल में किस किया गया, A नॉट कॉपर +2 कन्वर्ट किस में, कॉपर में। ठीक है। अब आप देखो कि कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब आप लिख सकते हो कि E नॉट सेल इक्वल में किसके आ रहा है, A नॉट रिडक्शन के। किसके, A नॉट रिडक्शन के। ये हमारे पास में तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में कब आया, जब हाइड्रोजन को हमने किसके रूप में लिया है, हमने हाइड्रोजन को लिया है एनोड के रूप में।
और जैसे हम लेते हैं तो मानक सेल विभव बराबर किसके आ जाता है, मानक अपचयन विभव के बराबर आ जाता है। अब हम इसी को जब हाइड्रोजन को किसके रूप में लेंगे, हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं कैथोड के रूप में। किसके रूप में ले रहे हैं, कैथोड के रूप में ले रहे हैं। तो हम इसकी चर्चा और कर लेते हैं। इसके एक इलेक्ट्रोड को मैं इधर से हटा देता हूं। ये इधर हम बना देते हैं कैथोड, ये कैथोड हो गया। ओके, हमने इधर से H2 गैस प्रोवाइड किया, इसमें हमारे पास में HCl है और इस HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब इधर हमने दूसरी साइड में हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एनोड। क्या बनाना है, एनोड। और ये एनोड अब यहाँ पे जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, जिंक का। किसका बनाते हैं, जिंक का। वो इसलिए बनाते हैं कि जिंक क्या होता है, कॉपर के कंपैरिजन में आसानी से क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, किससे, गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ा। फिर इस जिंक को हमने कौन से सॉल्यूशन में डाल दिया, हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब देखो, फिर हमने इस दोनों को किसके द्वारा जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया लवण सेतु के द्वारा जोड़ा है। ठीक है, लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे पढ़ना है पहले एनोड पे क्या होगा। एनोड पे देखो, एनोड पे है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण यहाँ पे किसका होगा, जिंक का। जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में चेंज हो गया, Zn+2 में। किस में चेंज हो गया, Zn+2 में। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करें अब किसके अंदर, कैथोड पे। किसकी बात करें, कैथोड पे। जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम बात करें कैथोड की। कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सॉरी H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चेंज किस में होगा, H2 में। किस में चेंज हो गया, H2 में। और जैसे H2 में चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। अब इसको हम लिखते कैसे, हमने पहले भी बात की थी कि मानक सेल A0 सेल इक्वल में क्या है, A0 रिडक्शन, मानक अपचयन विभव माइनस में A0 ऑक्सीडेशन। ये हमने बात की थी। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका है, A0 रिडक्शन है हमारे पास में कि H पॉजिटिव है, ये चेंज किस में हो रहा है, H2 में। किस में चेंज हो गया, H2 में। फिर देखो माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, कि A0 जिंक है, ये चेंज किस में हो रहा है, Zn+2 में। किस में चेंज हो गया, Zn+2 में। फिर हमने बात की कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0। तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास में, 0। तो हमारे पास में क्या गया, A0 सेल इक्वल में किसके आ गया, A0 जिंक कन्वर्ट किस में रहा है, Zn+2 में। और यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का। कौन सा हो गया, माइनस का। तो जिंक चेंज किस में रहा है, Zn+2 में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A0 सेल इक्वल में किसके होगा, माइनस में A0 ऑक्सीडेशन की। किसके होगा, ऑक्सीडेशन की। इसका मतलब है जब हाइड्रोजन यदि हम कैथोड के रूप में काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे जो मानक सेल विभव वो बराबर किसके होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव के बराबर होता है। तो हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, हाइड्रोजन को हम एनोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं और हाइड्रोजन को हम कैथोड के रूप में काम में ले सकते हैं। और हाइड्रोजन को हम मानक माने जाए तो मानक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका कितना होगा, 0। जब हमने जैसे हाइड्रोजन को हमने एनोड के रूप में काम में लिया तो इसका जो सेल विभव आता है वो बराबर में किसके आता है, तो हमारे पास में आता है अपचयन विभव की। और जब हमने हाइड्रोजन को कैथोड के रूप में काम में लिया है तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो सेल विभव आता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है माइनस में ऑक्सीकरण विभव के बराबर। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारे पास में नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नर्नस्ट इक्वेशन। इस बेस पे आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछता है नर्नस्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो आपको इससे पहले मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमने जैसे बात की थी कि A ये मिलकर B से और ये बनाता है जैसे C और D। क्या बना रहा है, C और D बना रहा है ऐसे। ठीक है, इसका सपोज करो इस A का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल है,
बी का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल बी, और सी का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल सी, और डी का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल डी। तो इसका हम जैसे यदि गुणांक लिखे तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास में कौन है, C और D, ठीक है, प्रोडक्ट, और इसकी पावर, यहाँ पे इसकी पावर स्मॉल सी, इसकी पावर स्मॉल डी, कोफिशिएंट की हम क्या लगाते हैं तो उसकी पावर लगा देते हैं। फिर हमने बात की थी यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की यहाँ पे कोफिशिएंट को किस में, पावर के रूप में, यहाँ पे इसको कोफिशिएंट को पावर के रूप में। फिर दूसरा हमारे पास में रिएक्टेंट कौन है, बी, इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल बी, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दिया हमने, पावर के रूप में लिख दिया। अब देखो हमने ऐसी टाइप से हमने एक पढ़ा था रिएक्शन कि जिंक की सॉलिड प्लस में कॉपर +2 एक्वस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जिंक +2, ठीक है, किसकी बात की थी, जिंक +2 एक्वस, ठीक है, और प्लस में क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, ये तो बना रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे बात की थी कि कॉपर सॉलिड होता है उसको हम क्या रखते हैं, यूनिट के रूप में रखते हैं, तो उसका आप किसका Q कैसे लिखोगे, Q इज इक्वल टू जिंक +2 प्रोडक्ट, ठीक है, बाई, अब यहाँ पे रिएक्टेंट में हम क्या लेंगे, कॉपर +2, क्यों, क्योंकि सॉलिड वाले को हमने क्या माना है, यूनिट माना, ठीक है। अब देखो हमने ये तो बात की थी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लेके जाके पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ इक्वेशन पढ़ते हैं, उन इक्वेशन की हम चर्चा करते हैं ऊष्मागतिकी से। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के नियम से, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से, ठीक है। हमारे पास में देखो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू आता है माइनस में NF ई सेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ई सेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि हम मानक की बात करें तो डेल्टा जी नोट माइनस में NF ई नोट सेल कर देते हैं, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड आ गई, ठीक है। और यदि हम इसका तीसरा इक्वेशन की बात करें तो डेल्टा जी इक्वल में डेल्टा जी नोट प्लस में RT ln Q, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास में, और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। और जैसे हम रखेंगे तो डेल्टा जी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, माइनस में NF ई सेल रख सकता हूँ, ठीक है, बराबर डेल्टा जी नोट की जगह क्या रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ माइनस में NF ई नोट सेल रख सकता हूँ, रख सकते हैं। फिर देखो प्लस RT ln Q, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में बन गए 4, ठीक है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं -NF से, किससे डिवाइड किया है, -NF से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इनके नीचे, इसके नीचे भी आ गया माइनस में NF, ठीक है, इसके नीचे भी माइनस में NF, और इसके नीचे भी हमारे पास में माइनस में NF, ठीक है। NF से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो -NF से -NF कैंसिल, इसी टाइप से -NF से -NF कैंसिल, इधर तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास में क्या गया, हमारे पास में ये इक्वेशन तैयार हो जाती है, ठीक है। ई सेल बराबर, ई सेल इधर ई सेल है, बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल मतलब सेल विभव बराबर किसके है, माइनस सेल विभव। उसके बाद देखो प्लस और माइनस साइन यहाँ पे कौन सा गया, माइनस का, RT ln Q अपोन में क्या गया, NF, RT ln अपोन NF, ठीक है। अब देखो कि R की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है 8.314, कितना रखना है, 8.314। हम यदि टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना, इसका मतलब आपको यहाँ पे कितना रखना है, 298 केल्विन, ठीक है। और जब हम ln को हमको लॉग में चेंज करना है तो आपको याद रखना, उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, किससे क्या है, 2.303 से। तो ln Q को हमने चेंज किस में किया,
log k में चेंज, सॉरी log q में चेंज कर लिया। फिर देखो f की जो वैल्यू होती है, f की वैल्यू होती है 96,500, कितनी है 96,500। अब जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें रखना है। और इसमें जैसे हम रख देते हैं हमारे पास में क्या बन गया, ए सेल बराबर ए नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर की जगह 8.314, टी की जगह हमने कितना रखा 298, उसके बाद देखो इंटू 2.303 लॉग क्यू बट्टे एन इंटू 96,500। यहाँ तक हमारे पास में तैयार होगी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये तीनों जो वैल्यू है इन तीनों वैल्यू को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड किससे करना है, 96,500 से। किससे डिवाइड करना है, 96,500 से। तो जैसे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ये सारी हमने कैलकुलेशन की, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आता है वो आंसर आता है कितना, वो आ गया ई सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन लॉग क्यू, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाती है इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। क्या कहेंगे, नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। अब देखो हम जब यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, साम्य अवस्था की हम बात करें, तो हम यहाँ पे Q को बराबर में लिख सकते हैं K के। किसके बराबर लिखा है मैंने, K के। और हम यदि इक्विलिब्रियम पे बात करें तो डेल्टा G का मान हो जाता है 0। कितना है, 0। और जब डेल्टा G का मान 0 तो ऐसे केस में हम इस सेल की बात करें तो ई सेल का मान भी कितना है, 0। तो ये हम यहाँ पे इसकी यदि ई सेल का मान हम 0 रखें तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 0 बराबर में ए नॉट सेल इक्वल, सॉरी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन और लॉग के, क्योंकि हमने क्यू की जगह क्या मान लिया, के मान लिया। और जैसे ये माइनस साइन वाला इधर की तरफ आ जाता है, कन्वर्ट किस में गया, पॉजिटिव में, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ए नॉट सेल मानक सेल विभव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर में किसके गया 0.059 बट्टे एन और इंटू लॉग के। ये हमारे पास में इक्वेशन है तैयार हो जाती है। कब है, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें। और हमने के की बात की, तो के को आप कैसे लिखते हो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब जिंक था वो चेंज हो रहा था किसमें, जिंक +2 में, ठीक है। तो उसको हम चर्चा और कर लेते हैं, इधर साइड लाइट इधर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने बात की थी कि जिंक था, ये चेंज हो रहा था जिंक +2 में, ठीक है। इसी टाइप से देखो कॉपर +2 था, ये चेंज किस में हो रहा था, कॉपर में। तो यहाँ पे ये सॉलिड, यहाँ पे ये जिंक सॉलिड, जिंक +2 एक्वस में और कॉपर +2 भी किस में, एक्वस में। तो यहाँ पे हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, जिंक +2 उसके डिवाइड बाय हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर +2, क्योंकि हमने सॉलिड को क्या माना है, यूनिट माना है। तो ये भी यूनिट होगी, ये भी यूनिट होगी, तो हमारे पास में क्या है, जिंक +2 बट्टे कॉपर +2। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। कितने आगे, 2। इसका मतलब है हमारे पास में एन का तो वैल्यू कितना आ गया, 2। और के की जगह हम क्या रख सकते हैं, के की जगह हम रख सकते हैं जिंक +2 बट्टे हमने क्या लिख दिया, कॉपर +2 रखना है। ऐसे आप रख के आप क्या निकाल सकते हो, ई नॉट सेल निकाल सकते हो। या फिर आपको ई नॉट सेल दिया होता है तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन के लिए, तो कितनी है, 2। के की हमको यहाँ पे देखो कंसेंट्रेशन आपको जिंक +2 की और कॉपर +2 की क्वेश्चन में आपको क्या होगी, गिवन होगी। आप क्या निकाल सकते हो, ई सेल आपको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देखो हमने यहाँ पे हमने एक बात और की कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट की हमने बात की थी तो वहाँ पे डेल्टा जी का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के अंदर इस डेल्टा जी को मैं 0 कर दूँ, क्योंकि हमने डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है इक्विलिब्रियम पे कितना माना है, 0 माना है। और जैसे हम इसको 0 करते तो 0 = डेल्टा जी नोट प्लस में RT ln। अब क्यू की जगह क्या रख दूँ मैं, के पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे देखो क्यू बराबर किसके है, के। फिर आप देखो इसको इधर लेके आ जाओ तो डेल्टा जी नॉट = कितना गया, -RT ln के।
और जब ln को हम यदि log में चेंज करना है तो हमको इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस आधार पे हमारे पास में जो रिएक्शन आती है वो जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बनती है, डेल्टा जी नोट डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 RT log K। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसे हमारे पास में 3 से 4 इक्वेशन बन जाती है। और इन 3 से 4 इक्वेशन के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं, जो हम बात करते हैं किसी का ICAR एग्जाम की बात करें तो उसमें हम क्या आता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमने जो बात की थी वो हमने आज किसकी बात की थी, नर्नस इक्वेशन की बात की थी। उसके बाद में हमने जो बात की थी, हमने सेल्स की बात की, डेनियल सेल्स की हमने बात की थी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, और कंडक्टेंस के अंदर हम बात करेंगे जो कंडक्टिविटी की बात करेंगे, उसमें मोलर कंडक्टिविटी की भी बात करेंगे। उसके बाद में हमने कोलराउस जो लॉ है उसको भी हम चर्चा करेंगे, और कोलराउस लॉ पे भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कोलराउस से भी। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।